हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंश्योरेंस लॉ का है और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके मुख्य तत्वों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि बीमा व्यवसाय के अंतर्गत इस प्राधिकरण का प्रावधान करना पड़ा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात थी बीमा जो व्यवसाय था उसमें बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, इसलिए उन्होंने देखा कि इन कॉम्प्लिकेशंस को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसका उदारीकरण करेंगे और उदारीकरण करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया। संसद में अधिनियम लाया गया, अधिनियम का गठन 1999 में किया गया। ठीक है, अब देखो क्या किया गया, प्राधिकरण की स्थापना की। तो प्राधिकरण की स्थापना किसने करी, ध्यान रखो, केंद्र सरकार ने करी। किसने करी? केंद्र सरकार ने करी। और वो भी कब करी? 1 जुलाई 2000 को करी। देखो, यही सब प्री के मेन टॉपिक हैं और यही सब पूछेगा, कोई तुमसे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ देगा। इसी के बारे में पूछेगा कि प्राधिकरण की स्थापना किसने करी? केंद्र सरकार ने करी। कब करी? इनैक्टमेंट डेट या फोर्स डेट 1 जुलाई 2000 1999। इन्हीं दोनों के क्वेश्चन, यही 3 फैक्ट हो गए। देखो, 1999 गठन किया गया, केंद्र सरकार द्वारा किया गया, 1 जुलाई 2000 को ये पूर्ण अपने रूप में आ गया। अब देखो, प्राधिकरण के गठन से संबंधित प्रावधान क्या है? वो प्रावधान दिए गए सेक्शन 4 से सेक्शन 12 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो, इसकी स्थापना, गठन क्या क्या है? 4 से 12 तक, धारा 4 से 12 तक, सेक्शन 4 to 12। अब प्राधिकरण की स्थापना के मुख्य तत्व देखो किसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया कि 4 से 12 तक यहां तक दिया गया है और तुमने उसको पढ़ लिया, गठन से संबंधित है। लेकिन अब मुख्य तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, वो सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया है। यही सब प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन रखेगा कि ये बताइए कि प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित कौन सा सेक्शन है। आपको ऑप्शन में दे देगा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 10। आप जाइए, सेक्शन 3 को टिक करिए, आपका आंसर कंप्लीट। बहुत आसान है, बशर्ते आपने वीडियो देखा हो या बुक पढ़ी हो। तो बुक के साथ साथ आप वीडियो भी देखिए, आपका नजरिया बदल जाएगा, बुक पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा अगर आप मेरे साथ इस तरीके से स्टडी करेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि ये जो स्थापना की गई वो केंद्र सरकार द्वारा की गई, 1 जुलाई 2000 को की गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्राधिकरण है वो एक निगमित संस्था है। समझ रहे हैं आप लोग? ये प्राधिकरण एक निगमित संस्था है। अब आप जानते हैं कि निगमित संस्था का अधिकार जो होता है वो शाश्वत होता है, परपेचुअल होता है। अब याद करिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि उत्तराधिकार जो है शाश्वत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उस पे उसका नियम बनाया गया है, शाश्वतता का। शाश्वतता के विरुद्ध नियम बनाया गया, याद आया? नहीं आया है तो उसको पढ़िएगा जाकर के। खैर, हमारा लेक्चर उस पर भी आएगा, हम उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये अभी शुरुआत है। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और इसका देखते हैं कि इस बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का जो उत्तराधिकार है वो क्या है? शाश्वत है। क्वेश्चन पूछेगा जो उत्तराधिकार है इसका वो किस प्रकार का है? स्थायी है, अस्थायी है, शाश्वत है? आपसे इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन बना करके पूछ सकते हैं। तो आपको शाश्वत को क्लिक कर देना है। शाश्वत को टिक कर दिया, आपका आंसर सही हो गया।
आपसे कोई बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऑप्शन वो उनकी मर्जी पे, वो कुछ भी बना सकते हैं, उस पे आपका कोई जोर नहीं। लेकिन मेन जो आंसर है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, आप उसको बदल नहीं सकते हो। आपको एक ऑप्शन में वो शाश्वत लिख करके देंगे ही देंगे कि सक्सेशनल लाइट उसका क्या है, शाश्वत है, परपेचुअल है। तो आइए अब इसके साथ देख लेते हैं कि ये प्राधिकरण अगर क्या क्या कर सकता है, मूवेबल और इमूवेबल, इस जंगम तथा स्थावर, क्या है, जंगम तथा स्थावर। अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, खरीद सकता है, मतलब क्रय कर सकता है अपने नाम से, और उसको विक्रय भी कर सकता है। देखिए समझिए कि पहला तो ये हो गया कि एक निगमित संस्था है, जैसे कंपनी हो जाती है, ठीक है, कंपनी लॉ जब पढ़ोगे उसमें भी देखोगे कि कंपनी, ये प्राधिकरण जो है निगमित संस्था हो जाता है, बना है, ठीक है। उत्तराधिकार क्या है, शाश्वत है, अपने नाम से चल संपत्ति, अचल संपत्ति क्रय कर सकता है और विक्रय कर सकता है। प्राधिकरण की अपनी एक सील मुद्रा भी होती है, एक सील होती है, वो भी इनके पास होती है। अब देखो ये सारी चीजें जो हैं इनके पास सेक्शन 3 के अंतर्गत हो गई है। तो क्या क्या हो गया, एक तो हमारा स्थापना हो गई, दूसरा हमारा निगमित संस्था हो गई, तीसरा हमारा उत्तराधिकार के बारे में, और चौथा हमारा हो गया प्राधिकरण अपने नाम से जंगम या स्थावर संपत्ति को क्रय या विक्रय कर सकता है। और ये पांचवा इनका हो गया, ये अपनी सील या मुद्रा रख सकते हैं या होती है इनके पास। अब जो इनका छठा मेन पॉइंट है वो ये कहता है कि प्राधिकरण एक निगमित संस्था है भाई, इसलिए ये अपने नाम से संविदा भी कर सकता है। अब अग्रीमेंट करेगा अपने नाम से, और वाद भी संस्थित कर सकता है अपने नाम से, कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है, या इसके खिलाफ भी, पढ़िएगा, बिना पढ़े नहीं होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, वाद संस्थित कर सकता है। तो और इसके बारे में जो अब हम देखेंगे, तो ये हमारे देखिए 6 पॉइंट हो गए। अब जो हमारा ये नया पॉइंट आ रहा है, ये प्राधिकरण का गठन आ रहा है, वो किस में दिया गया है, वो सेक्शन 4 में दिया गया है। जो कैसे होंगे, अब सेक्शन 4 में हमारा दिया गया है कि किस किस टाइप के इनके जो सदस्य होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। तो इन्होंने बताया है कि एक सभापति होगा, एक 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, परमानेंट मेंबर्स 5 होंगे, और 4 जो है वो अंशकालिक सदस्य होंगे। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, वो इन सदस्यों की नियुक्ति जो है वो भी केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अब इनकी विशेष योग्यता के बारे में बताया गया है कि जीवन बीमा होना चाहिए, आर्थिक से संबंधित होना चाहिए, वित्तीय संबंधित होना चाहिए, आपका इनकी अकाउंटेंसी और इनकी जो फील्ड है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे लॉ का भी आपका हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो केंद्र सरकार या अपने केंद्र सरकार को जो लगता है कि ये व्यक्ति अनुभवी है और इसको इस प्राधिकरण के अंतर्गत नियुक्त किया जाना चाहिए, सदस्य बना देना चाहिए, तो वो बना सकती है। तो ये कुछ इस तरीके से इस प्राधिकरण के बारे में सेक्शन 3 और 4 के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने देखा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेके आएंगे, और हम इसके बचे हुए सेक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है कवर करते रहिए। इसका रिवीजन करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।